तो नमस्कार प्यारे साथियों। भाई कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब एकदम बढ़िया होंगे, बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, एक बेहतरीन सी क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं और क्वेश्चंस को करते हैं बढ़िया तरीके से। ये हमारी एडजेक्टिव चैप्टर की लास्ट क्लास रहने वाली है। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं आपके एडजेक्टिव के, वो मैं सारे करा दूंगा, ठीक है भाई। तो बढ़िया तरीके से क्लास को हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बाकी सभी लोगों ने बढ़िया तरीके से त्यौहार मनाया होगा, बढ़िया तरीके से अपना जो भी है आपने किया होगा। और अभी बीच में रिजल्ट भी आपके एक साथ दो तीन रिजल्ट आए, जैसे यूपी पुलिस का हो गया, एसएससी एमटीएस का हो गया, सीजीएल का हो गया। तो ये रिजल्ट भी आए, मैं जानता हूँ काफ़ी सारे लोगों को खुशी हुई है, काफ़ी सारे लोग परेशान भी हुए हैं, क्योंकि कट ऑफ जो है वो ड्रास्टिकली बहुत ज़्यादा हाई चला गया एसएससी सीजीएल का। तो ठीक है भाई, जो होनी थी चीज़ें वो हो चुकी हैं। फिलहाल मैं इसमें ज़्यादा कुछ और नहीं कहूँगा, मैं बस इतना कहूँगा कि मेरे भाई मेहनत करना हमारे हाथ में है, बाकी जो चीज़ें होंगी वो तो चलती रहेंगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं रखता हूँ, बाकी सभी लोगों के साथ भाई जितने भी लोग सेलेक्ट हुए हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और जो भी लोग नहीं हुए हैं भाई, प्लीज़ करके अपने आप को थोड़ा सा कंसोल करके रखो, और अपने आप को जितना मोटिवेटेड रख सकते हो थोड़ा बहुत उतना रखो। और अपने आप को देखो, सबसे इम्पोर्टेंट है अपने आप पे विश्वास रखना, ठीक है। वो आप करिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी मैं बस इतना ही कर सकता हूँ, और आप लोगों के लिए बस मेहनत कर सकता हूँ लगातार, इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कर सकता। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाकी आप लोग बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग इस चीज़ों को समझेंगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। कह रहा है बियॉन्ड एनी शेड ऑफ डाउट यू आर बेटर देन इन द क्लास एंड रीजंस आर काउंटलेस। तो ये एसएससी एग्जाम्स का पीवाई क्यू है भाई। अब इस क्वेश्चन को आपको आंसर करना है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं बात करूं तो बड़ी प्यारी बात इसमें है। अगर आप देखेंगे तो ये फिलर का क्वेश्चन है, और मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि भाई 25 क्वेश्चन हम आज की क्लास में करेंगे, जिसमें 10 मैंने फिलर के क्वेश्चन रख रखे हैं और 15 मैंने सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन रखे हुए हैं। तो हम सारे के सारे करने वाले हैं, ठीक है भाई। तो पहले हम 10 फिलर के क्वेश्चन करेंगे। तो अब आप इस क्वेश्चन में जरा ध्यान से नोटिस करो। कह रहा है यहां पे देखो बेटर देन। अब आप एक बात बताइए, देन क्या है? तो आप कहेंगे कंपैरेटिव कंजंक्शन है। अगर ये कंपैरेटिव कंजंक्शन है तो इससे पहले वाला जो एडजेक्टिव होना चाहिए वो कंपैरेटिव डिग्री में होना चाहिए। बेटर लगा रखा है, बिल्कुल ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जैसे ही आपने कहा कि हमने एडजेक्टिव जो लगा रखा है वो कंपैरेटिव डिग्री में लगा रखा है, तो डेट मीन्स कि आप दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करा रहे होंगे। अब दो चीजें वो कौन कौन है? तो एक तो तुम हो, यू, एक यू हो तुम, और एक मेरे भाई अदर, आप जिससे भी कंपैरिजन करेंगे वो सारे लोग आ जाएंगे। तो आप मुझे बताओ यू का कंपैरिजन किससे हो सकता है? क्या सभी लड़कों से डायरेक्ट कंपैरिजन करा दूंगा? सोचो एक क्लास में 5 लड़के हैं, और 5 क्लास अगर मैंने बोला ऑल बॉयज, तो ऑल बॉयज में मेरे प्यारे साथी ये यू भी शामिल हो जाएगा, क्योंकि 5 लड़कों में से एक ये यू भी तो है। तो मुझे ऑल बॉयज नहीं बोलना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं कंपैरिजन कराऊंगा ना, तो कंपैरिजन कराते समय मुझे यू का कंपैरिजन कराना है। यानी यू एक अलग हट गया, 5 में से 4 व्यक्तियों से मुझे एक का कंपैरिजन कराना है। लेकिन अगर मैंने ऑल बॉयज बोला ना, तो वो बात गलत हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करके नहीं देंगे सेंस। अच्छा यहां पे देखो, यहां पे कह रहे हैं ऑल दी अदर बॉयज, क्या ऐसे बोल सकते हैं ऑल दी अदर बॉयज? तो देखो ऑल दी अदर बॉयज बोलने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली बोल सकते हैं ऑल अदर बॉयज, यानी जितने भी अन्य लड़के हैं उन सभी से ज्यादा बेटर है कौन? यू। आप नॉर्मल ऐसे बोल सकते हैं। अब यहां पे देखो, यहां टर्म पूरी नहीं की, ऑल लगाना जरूरी है, सभी करके बोलना पड़ेगा। तो यहां पे टर्म कंप्लीट नहीं की गई है, इस वजह से चीजें गलत हो जाएंगी। तो ये वाला ऑप्शन भी खत्म, ये वाला भी खत्म, और ये द आर्टिकल की वजह से हट गया। केवल बोलना पड़ेगा ऑल अदर बॉयज। क्या बोलना पड़ेगा? ऑल अदर बॉयज, यानी डी वाला ऑप्शन। डी वाला ऑप्शन आपको क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा राइट आंसर, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन पढ़िए भाई। कह रहा है ही कीप्स बाइंग फ्लैट्स एट वेरियस प्लेसेस एंड रिसेंटली ही हैज बॉट डैश इन मुंबई। अब देखो इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा समझने की कोशिश करना।
क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो लगातार खरीदते रहता है, यानी कीप्स का मतलब होता है किसी काम को कंटिन्यूअसली करते रहना। तो कह रहा है वो लगातार खरीदता रहता है फ्लैट्स, यानी कि जो फ्लैट्स होते हैं वो खरीदता रहता है एट वेरियस प्लेसेस। यहां से पॉइंट को पकड़ना, वेरियस प्लेसेस का मतलब है कि मतलब अलग अलग जगह पर वो क्या करता रहता है, फ्लैट्स खरीदता रहता है। लेकिन रिसेंटली रिसेंटली ही हैज बॉट, उसने खरीदा है इन मुंबई, मुंबई में। तो आप एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति फ्लैट्स खरीदता रहता है वेरियस प्लेसेस पे, तो अब वो एक जगह पे अंडरस्टूड, यानी कि जनरल सेंस है कि वो उस जगह पे एक ही फ्लैट खरीदेगा। भाई उसकी हॉबी है उस चीज की, एक तरीके से मतलब वो करता रहता है ऐसे काम कि वो जगह जगह पे फ्लैट्स खरीदता रहता है, एक यहां खरीद लिया, एक यहां खरीद लिया, एक यहां खरीद लिया। तो ये जनरल सेंस है कि वो उसने मुंबई के अंदर भी एक ही फ्लैट खरीदा होगा। तो अब उसकी सेंस देने के लिए हम कौन सा वर्ड लगा सकते हैं? क्या हम फ्लैट्स लगा सकते हैं? गलत हो जाएगा, क्योंकि मुंबई के अंदर मैंने फिर से कहा कि वो जनरल सेंस है कि एक ही फ्लैट्स खरीद रहा होगा। यहां से आप यहां से आइडिया लगाओ कि वो बोल रहा है ना वेरियस प्लेसेस, मतलब वो जगह जगह पर फ्लैट्स खरीदता है। तो जब उसके पास इतने पैसे हैं तो वो एक ही जगह पे दो चार फ्लैट थोड़ी ना खरीद के डालेगा, वो तो अलग अलग जगह पर खरीदेगा ना। तो वो चीजें हैं। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, अगर आप अदर फ्लैट्स कर देंगे तब भी बात गलत हो जाएगी। एनी अदर फ्लैट करेंगे तो कंपैरिजन वाला भाव आ जाएगा। क्या यहां पे कहीं पे कंपैरिजन हो रहा है? आप मुझे देखकर बताओ, पूरे क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी कंपैरिजन हो रहा है? नहीं ना, तो भैया बात ये भी नहीं बनेगी। अच्छा, नो अदर फ्लैट्स, भाई नो अदर फ्लैट्स ये पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर है, क्या कहीं पे भी कोई ऐसा एडजेक्टिव वगैरह यूज किया गया है इसमें? नहीं किया गया ना, तो ये भी बात गलत हो जाएगी भाई। और नो अदर फ्लैट का मतलब है कोई अन्य फ्लैट नहीं खरीदा, लेकिन यहां क्वेश्चन में तो सेंस बन रही है कि उसने खरीदा है मुंबई के अंदर। समझ में आ रही बात? तो ये निगेटिव था, इस वजह से आंसर नहीं होगा। आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा अनोदर फ्लैट। अनोदर फ्लैट का मतलब होता है अन्य, अन्य, एक और अन्य, उस सेंस में अनोदर बोलते हैं ना, अनोदर वॉल, इस तरीके से। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ो भाई इसको। कह रहे आई firmly बिलीव दैट इज एज ग्रेट एज ओसो एंड यू विल ऑल्सो हैव टू एक्सेप्ट इट। अब क्वेश्चन में आप समझिए, यहां पे आपको इंप्रूव करने के लिए दे दिया, ये आपकी यहां से यहां तक एक क्लाउज है, दैट कंजंक्शन लगा हुआ है, वो इस पूरी क्लाउज को यहां पे रिलेट कर रहा है कि भाई ये क्या बात है, मतलब इसको रिलेट करा रहा है दोनों क्लाउजेस को। ठीक है भाई। तो अब हम देखते हैं कि यहां पे पॉजिटिव डिग्री दे रखी है, एज ग्रेट एज, ये पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर दे रखा है। मैंने आपको बताया था आप एज डॉट डॉट एज वाला अगर स्ट्रक्चर यूज करते हैं तो इसकी खासियत होती है कि आप इसको पॉजिटिव के लिए भी यूज कर सकते हैं और इसको आप निगेटिव के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी जी। अब यहां पे एक और पॉइंट समझिएगा, मैंने आपसे कहा था कि जब आप कंपैरिजन कराएंगे या आप पॉजिटिव डिग्री में भी नॉर्मली कंपैरिजन करेंगे, पॉजिटिव डिग्री के थ्रू भी होता है, ऐसी बात नहीं है। अब मैंने ये बोल दिया कि भाई नो ग्रेट फिलोसोफर, यानी नो अदर फिलोसोफर इज एज ग्रेट एज ओसो, तो इसका मतलब ये हो गया कि ओसो की बराबर ग्रेट फिलोसोफर और कोई भी नहीं है। तो मैंने उनको सबसे ऊपर रख दिया, सबसे ऊपर रख दिया। तो ये चीजें भी होती है मेरे भाई। तो पॉजिटिव डिग्री की मदद से भी कर सकते हैं उसको, कंपैरिजन में भी यानी कंपैरेटिव डिग्री में भी यूज कर सकते हैं और उसको सुपरलेटिव में भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर फॉलो हुआ है, तो हम बताओ क्या कहें। और अब देखो यहाँ पे कह रहा है नो वन फिलोसोफर। अब याद रखना, नो वन अपने आप में क्या होता है, एक कंपाउंड प्रोनाउन की तरह काम करता है। तो भाई इस, अब जब ये खुद ही में अपने आप में प्रोनाउन है तो आप इसके साथ फिलोसोफर कैसे लगा दोगे, मतलब प्रोनाउन के तुरंत बाद नाउन, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। अब देखो एनी फिलोसोफर बोल दिया, भाई टर्म ही आदि है ये। अगर एनी अदर फिलोसोफर बोलता तो बात ठीक हो जाती, लेकिन यहां पे बात गलत हो जाएगी भाई। अच्छा, अब यहां पे आगे देखो, कह रहा है नन फिलोसोफर। भाई नन भी वैसा ही वर्ड है आपका, नन ऑफ देम, ये भी एडजेक्टिव और आपका सीधे सीधे ये भी प्रोनाउन का काम करता है। नन ऑफ देम बोलते हो ना, इनमें से कोई भी नहीं, तो नन वहां प्रोनाउन का काम करता है। तो भाई ये भी आपका आंसर नहीं बनेगा, आंसर आपका सीधा सीधा बनेगा नो अदर फिलोसोफर। ठीक है, यानी अदर टर्म आपको लगानी है। अदर इसलिए लगानी है क्योंकि अगर आप अदर टर्म नहीं लगाएंगे तो आप फिलोसोफर जैसे ही वर्ड यूज करेंगे ना, तो ऑलरेडी ओसो भी एक फिलोसोफर ही है। तो ओसो उसके अंदर भी, ओसो भी काउंट हो जाएंगे ना फिर उसके अंदर। तो हमें अदर लगा के उनको एक्सेप्ट करना होता है, यानी उनको बाहर करना होता है उसमें से। ठीक है ना, एक्सेप्ट ओसो। तो उनके अलावा मतलब कोई भी ऐसा फिलोसोफर नहीं है जो ओशो की बराबर ग्रेट हो, तो इसी वजह से हमें अदर का यूज करना पड़ता है। अब आप देख लो, किसी में भी अदर टर्म यूज कर रखी थी, कहीं भी नहीं थी, केवल एक ही ऑप्शन में दे रखी थी फर्स्ट वाले में, तो वही क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ भाई,
ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, इसका आंसर करो। कह रहे दिस इज वन ऑफ द डैश मिस्टेक्स सी हैज मेड एंड यू आर स्कोल्डिंग हर फॉर दैट। अब बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आपको ऑप्शन दे रखा है माइनर, मोर माइनर, मोस्ट और मोर। अब इसमें से बताओ क्या आंसर आएगा। अब देखो कई बच्चे समझेंगे कि भैया जी वन ऑफ बोल रहा है और यहाँ प्लूरल नाउन दे रखा है, तो इससे पहले सुपरलेटिव डिग्री लगा दो, मतलब मोस्ट कर दो, वन ऑफ मोस्ट मिस्टेक्स कर दो। गलत हो जाएगी बात। क्यों गलत हो जाएगी, मैं आपको समझा रहा हूँ। मेरे प्यारे साथी, अगर मैंने मोस्ट लगाया तो मुझे इसके बाद एडजेक्टिव तो चाहिए ही चाहिए होगा पॉजिटिव डिग्री में। भाई मैंने क्या बताया था आपको, मैंने कहा था जब भी आपको एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री बनानी होती है तो आप पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ में मोस्ट लगाते हो और द आर्टिकल लगा के यूज करते हो, तो वो आपकी कम सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। और ऐसे ही अगर आप मोर लगाते हो पॉजिटिव डिग्री से पहले तो वो आपकी कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है। बताई थी ना ये बात। तो भाई यहां पर तो मिस्टेक्स वर्ड दे रखा है, ये तो नाउन है। अब नाउन से पहले मोस्ट या मोर लगा के आप कैसे कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री बना लोगे, गलत नहीं हो जाएगी बात। तो यहाँ पे ना मैं आपको बता रहा हूँ, असल में ये पूरा सिस्टम ही गलत है। ये मोस्ट और मोर वाले ऑप्शन पे जो बच्चे जाएंगे वो अपना क्वेश्चन गलत करेंगे, ये तो होगा ही नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या भैया मोर माइनर बोल दें। देखो मैं आपको बताऊँ, मोर माइनर इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि ये जो माइनर वर्ड है आपका, ये जो माइनर वर्ड है ये अपने आप में क्या है, एक एडजेक्टिव है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार ये वर्ड आपका क्या है, एक एडजेक्टिव है। और इसका जो मीनिंग होता है ना वो बहुत छोटे के सेंस में आता है। यानी अगर मैं कह दूं तो सबसे छोटा, सबसे छोटी बोलो क्योंकि गलती के सेंस में आता है ये ज्यादातर, तो सबसे छोटी। तो माइनर का मतलब होता है कि ये सबसे छोटे के सेंस में आता है। अब आप यहां पे याद रखना, जब भी कोई चीज एक्सट्रीम लेवल पे छोटी होती है तब हम माइनर बोल देते हैं उसको। यानी ये आपका एक ऐसा एडजेक्टिव है जो कि नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव की कैटेगरी में आता है। अब अगर ये नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव की कैटेगरी में आएगा तो आप ये नहीं कह सकते इसको कि थोड़ी छोटी या थोड़ी या कम छोटी या थोड़ी छोटी या सबसे छोटी, ऐसे नहीं बोलोगे। माइनर का मतलब ही होता है सबसे छोटी। आप उसको ज्यादा इधर उधर गड़बड़ नहीं करोगे कि मोर माइनर कर देते हैं या मोस्ट माइनर कर देते हैं, वो चीजें गलत हो जाएंगी अपने आप में। ठीक है भाई, तो यहां पे आपका जो इसका आंसर बनेगा वो यही वर्ड बनेगा, माइनर। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये मोर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। इससे पहले ए ऑप्शन आपका आंसर बनेगा क्योंकि माइनर एक नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है। ठीक है भाई, नेक्स्ट आ जाओ। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर करो। कह रहा है ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट एंड सुपीरियर डैश यू, सो स्पेंड एज मच टाइम एज पॉसिबल विद हिम। देखो यहाँ पे मच लगा रखा है, मैंने कहा था एज मच एज, ये टाइम तो इसके साथ नाउन लग रखा है लेकिन असल एडजेक्टिव तो यही है ना, तो ये पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। तो देखो इसके साथ पॉजिटिव स्ट्रक्चर भी यूज किया गया है पॉजिटिव डिग्री का। तो यहाँ पे चीजें ठीक है बिल्कुल। गड़बड़ आपको यहाँ पे इंप्रूवमेंट दे रखा है, यानी कि यहाँ पे फिलर आपको बना के दिया है, आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा। तो भाई ये देखो सुपीरियर आपको बता रखे हैं ना सारे के सारे, सुपीरियर हो गया, जूनियर हो गया, इंटीरियर हो गया, प्रेफर हो गया, एक्सटीरियर हो गया। ये सारे वर्ड्स जब भी आते हैं तो बच्चा इनको देख के ये कंफ्यूज हो जाता है, उसको लगता है कि ये कंपैरिजन कराने के लिए आए हैं और वो इनके साथ तुरंत क्या लगा देता है, THAN देन वाला कंजंक्शन। मेरे प्यारे भाई मैं आपको बता रहा हूं, ये जितने भी वर्ड हैं ये दिखने में आपको कंपैरेटिव डिग्री जैसे लगते हैं। याद रखना, दिखने में ये कैसे लगते हैं, कंपैरेटिव डिग्री जैसे लगते हैं, लेकिन असल में ये कंपैरिजन के लिए नहीं होते, ये नॉर्मली बात करते हैं। इफ समबडी इज सुपीरियर टू यू दैट मींस ही इज सुपीरियर। इट्स नॉट मीन्स कि लाइक वो आपसे कम सुपीरियर है या ज्यादा सुपीरियर है, इसके कोई मतलब नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति सुपीरियर है तो है, अगर कोई व्यक्ति जूनियर है तो है, तो इसमें कंपैरिजन का या सुपरलेटिव में बोलने का कोई मतलब ही नहीं होता। समझ में आ गई बात। तो भाई ये जितने भी वर्ड मैंने आपको बताए ये दिखने में लगते हैं आपको कंपैरेटिव डिग्री जैसे, लेकिन असल में होते नहीं है। तो एग्जामिनर इनसे कंफ्यूज करने के लिए क्या करता है, आपको इनके साथ देन कंजंक्शन लगा के देगा, बट वो चीज गलत होती है। आपको इनके साथ हमेशा क्या लगाना होता है, टू प्रेपोजिशन लगानी होती है। तो भैया किस ऑप्शन में नजर आ रही है टू प्रेपोजिशन, बी वाले में नजर आ रही है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मैं आपको बता दूं ये वाला देन आपका कंपैरेटिव कंजंक्शन है, ये वाला जो देन होता है वो आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम, और ये वाला जो देन है वो क्या है, आपका कंजंक्शन है। बाकी टू के बारे में मैंने आपको बता ही रखा है, ये आपका प्रेपोजिशन भी होता है और ये आपका इन्फिनेटिव भी होता है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन केवल वही बच्चा कर सकता है जिसको बहुत अच्छे से एडवर्ब की जानकारी हो,
और एडवर्ब चैप्टर इसी वजह से मैं पहले प्रैक्टिस करा के आया था। एडवर्ब चैप्टर इसी वजह से मैं आपको पहले प्रैक्टिस करा के आया था। क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है ही इज एन इफेमिनेट पर्सन सो यू विल फाइंड दैट ही विल एक्ट ऑलवेज एक्ट। अब ऑलवेज एक्ट, एक्ट हाउ, ये एक्ट जो आपको दे रखा है मेरे प्यारे साथी, ध्यान से यहां पे एक एक बात को समझना। यहां पे क्वेश्चन में आप देखोगे ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब लगा रखी है और बता रखी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, एन इफेमिनेट पर्सन। तो ये एडजेक्टिव फ्रेज आपको दे रखी है क्योंकि फ्रेज के रूप में एडजेक्टिव दिया गया है। आगे सो आपका कंजंक्शन है और कंजंक्शन के बाद में यू सब्जेक्ट है, बिल मॉडल वर्ब है, फाइंड आपकी क्या है, मेन वर्ब है, फिर दैट कंजंक्शन लगाया है, फिर आपका ही सब्जेक्ट है, बिल मॉडल वर्ब है, ऑलवेज आपकी एडवर्ब है और एक्ट आपकी मेन वर्ब है। तो आप जरा मुझे देखकर बताइए ये एक्ट यहां पर मेन वर्ब है। अगर ये मेन वर्ब है तो आप मुझे बताओ, मुझे अगर वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है तो मैं कौन सा वर्ड लगाऊंगा? तो आप मुझे तुरंत बताएंगे कि भैया जी अगर आपको वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है तो आपको एडवर्ब ऑफ मैनर लगाना पड़ेगा, मतलब एडवर्ब लगानी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन अगर मुझे देनी है तो मुझे एडवर्ब लगानी पड़ेगी। अब आप मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो एडवर्ब दे रखा है, जरा बताइए आप मुझे। तो आप देखो ना, इफेमिनेट कौन होता है? इफेमिनेट बेसिकली वो व्यक्ति होता है जो थोड़ा ना लड़कियों की तरह चाल ढाल या उसकी जो मूवमेंट्स हैं वो लड़कियों की तरह हो, वो व्यक्ति इफेमिनेट होता है। अच्छा, एक फेमिनिस्ट भी होता है। फेमिनिस्ट बेसिकली वो व्यक्ति होता है जो लड़कियों के हित की बात करता है, यानी औरतों के हित की बात करता है, वो फेमिनिस्ट होता है। और इफेमिनेट वो व्यक्ति होता है जो लड़कियों की तरह हरकतें करता है, ठीक है ना, लड़कियों की तरह हरकतें करता है वो। तो अब आप मुझे बताइए, तो वही तो बोल रहे हैं यहाँ पे ये। अब आप मुझे बताओ कौन सा वर्ड आ सकता है। अब कई सारे बच्चे पता है क्या करेंगे, डायरेक्ट तुरंत देखेंगे कि भैया यहाँ पे एल वाई लग रखा है, मतलब यही वर्ड आंसर है, इसी को लगा दो। यही हरकत करेंगे कई सारे बच्चे, लेकिन गलत हो जाओगे। अगर ये आपने किया तो आप क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे भाई यहाँ पे। क्यों? क्या मैंने आपको नहीं बताया था कि कभी भी आप एडजेक्टिव में एल वाई लगाते हैं तो वो क्या बनती है, एडवर्ब बनती है। और फिर मैंने कहा था कि कभी भी आप नाउन के अंदर अगर एल वाई लगाएंगे तो वो क्या बनता है, आपका एडजेक्टिव बनता है। क्या ये बात नहीं बताई है आपको? बताइए जरा। तो आप कहेंगे भाई साहब आपने बहुत अच्छे से ये बात बताई है। तो अरे भाई इसी बात का तो यहाँ पे यूज हो रहा है। आप देखो ना, वुमन आपका क्या होता है, वुमन आपका नाउन होता है। मैन हो गया, वुमेन हो गया, ये आपके नाउन हैं। तो नाउन के अंदर जब आप एल वाई लगाओगे तो यार ये तो एडजेक्टिव बन जाएगा, पर मुझे तो यहाँ एडवर्ब चाहिए, तो फंस गए आप। तो ऐसे केस में मैंने क्या कहा था आपसे, मैंने कहा था ऐसे केस में आपके पास दो तरीके होते हैं। या तो आप ये करो कि पहले नाउन के अंदर एल वाई लगा के एडजेक्टिव बना लो, फिर एडजेक्टिव के अंदर भी एल वाई लगा के क्या कर दो, उसको एडवर्ब बना दो। एडजेक्टिव के अंदर भी एल वाई लगा के उसको क्या बना दो, एडवर्ब बना दो। तो ये दो तरीके, एक तरीका ये हो गया और एक तरीका ये होता है आप नॉर्मली ऐसे बोल दो इन आ, और फिर वो एडजेक्टिव लिख दो और फिर मैनर लिख दो। मैंने दोनों तरीके आपको बताए थे। अब मैंने कहा था ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कौन सा ऑप्शन आपके लिए बना के देगा। अब आप देखो यहां पर भी बुमनली कर दिया तो ये भी एडजेक्टिव है, इसका मतलब ये भी नहीं बात बनेगी। अब यहां पे देखो, यहां बुमनली मैनर बोल दिया, ये भी बात गलत हो जाएगी, ये भी नहीं चलेगा काम। मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर बताया था, इन आ बुमनली मैनर बोलोगे तब बात ठीक होगी। लेकिन फिर वही बात, बुमनली बोलने से अच्छा है कि आप एकदम बेहतरीन जो एकदम सही फॉर्म है एडजेक्टिव की वो यूज करें। तो आप जरा मुझे देखकर बताओ, क्या इस वाले ऑप्शन में आपको ये चीज नजर नहीं आ रही है? जरा देखकर बताओ। इन आ वुमेनिश मैनर, वुमेनिश अपने आप में एडजेक्टिव है, तो ये बी ऑप्शन के अंदर सारी चीजें ठीक दे रखी हैं भाई। तो मैंने कहा था ना, इसी वजह से मैंने कहा था कि जितना फाउंडेशन बैच के अंदर जितना भी मैंने 2025 के लिए पढ़ाया है वो मोर देन सफिशिएंट चीजें हैं। क्योंकि बच्चा इस क्वेश्चन पे गड़बड़ करेगा ही करेगा, वो एल वाई देखते ही इस पे ही चला जाएगा। कई सारे बच्चे तो, कई सारे बच्चे इस पे नहीं गए तो वो इस पे आ जाएंगे, सी वाले पे। तो बहुत सारी गलतियां होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन जब आप चीजें सीख लेते हैं अच्छे से तो गड़बड़ नहीं होती। तो मैंने आपको बताया, मैंने कहा था कि या तो दूसरे वाले टाइप से आपसे बनवा लेगा या पहले वाले टाइप से देगा, जो मैंने आपको बताया था कि पहले नाउन में एल वाई लगा के एडजेक्टिव बना लो, फिर उसमें भी एल वाई लगा के उसको क्या कर लो, एडवर्ब में कन्वर्ट कर लो। फिर ये एल वाई जो ये वाला होता है वो आई एल में कन्वर्ट हो जाता है, ये बात मैंने आपको बताई थी। तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो इससे आंसर बनवाएगा या इस वाले से आंसर बनवाएगा। ठीक है भाई, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सेकंड वाला ऑप्शन। बाकी नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका आंसर करो। करो भाई जरा इसका आंसर। क्वेश्चन कह रहा है इंडिया इज डैश डेवलपिंग नेशन
दैट इट विल बी डेफिनेटली बी ऑन द टॉप ऑफ द वर्ड वेरी सून। अब आप मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा वर्ड आएगा। देखो, अगर आप मुझसे चीजें समझे हुए हैं अच्छी तरीके से, तो इस क्वेश्चन का आंसर लगाने के लिए 3 सेकंड का समय भी बहुत था। कैसे? मैं तुरंत देखते ही इसका ए ऑप्शन आंसर मारता। क्यों? क्यों भैया, आप कैसे ए ऑप्शन लगा दिए एकदम से? वो इसलिए लगा दिए क्योंकि मैं जानता हूं कि सच ऑन नाम की कोई टर्म नहीं होती, मैं जानता हूं सच द नाम की कोई टर्म नहीं होती, सच एज नाम की टर्म होती है, लेकिन ये एज यहां पे कंजंक्शन का काम करता है। पर मेरे प्यारे साथी, यहां तो मुझे एग्जामिनर ने पहले ही दैट लगा रखा है, मतलब सच का पत्ता तो वैसे ही खत्म हो गया, तो सच एज भी नहीं आएगा। एक ही ऑप्शन था ए वाला, जो कि राइट हो जाएगा। अब क्यों ये सच आया, क्यों यहां पे ये सच आया, इसके भी बारे में बताया हुआ है मैंने आपको दो वर्ड टर्म बताई थी। एक तो मैंने आपको बताई थी सच, और एक मैंने आपको बताई थी सो। मैंने आपको बहुत अच्छे से डिफरेंस बताया था कि भैया ये जो सच होता है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार एडजेक्टिव होता है, और ये जो सो होता है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार एडवर्ब होता है। ठीक है भाई। और फिर मैंने आपको इनसे बनने वाली टर्म भी बताई थी। आप जानते हो कि सच के साथ में भी दो टर्म बनती है, एक तो सच एज करके एक टर्म बनती है आपकी, जहां एज कंजंक्शन होता है, और एक सच दैट करके टर्म बनती है। सेम इसी प्रकार से एक मेरे प्यारे साथी सो के साथ में एज करके टर्म बनती है, और एक सो के साथ में भी दैट करके टर्म बनती है। तो मैंने आपको ये सब बढ़िया तरीके से समझाया हुआ है, और मैंने आपसे सीधे कहा था कि कहां आपको सच यूज करना है, कहां आपको सु यूज करना है। तो ये सिंपल सी बात होती है। आप समझो सच एक एडजेक्टिव है, तो जाहिर सी बात है कि इसके बाद आने वाला वर्ड कोई ना कोई नाउन ही होगा। सिंपल सी बात है या ना है, बताओ। जब आप सच को यूज करेंगे तो वो तो एक एडजेक्टिव होता है ना, तो वो तभी आएगा जब आपको एक ना एक नाउन दे रखा होगा। ऐसी सो आपका तभी आएगा जब मेरे प्यारे साथी ये एडवर्ब है, तो ये तभी आएगा जब इसके बाद में आपको कोई ना कोई एडजेक्टिव दे रखा होगा, अदरवाइज आएगा ही नहीं। तो यही तो यहाँ पे देखना था। अब आप यहाँ पे देखो, डेवलपिंग आपका एडजेक्टिव है, तो बच्चा डेवलपिंग देखेगा एडजेक्टिव, तुरंत सोचेगा यहाँ पे सो लगा देता हूं, बट गलत हो जाओगे भाई। आगे देख लो, आगे नाउन भी दे रखा है, नेशन इज अ नाउन, तो आगे नाउन भी तो आपको दे रखा है। तो यहां पे आप क्या करेंगे, आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो या तो आप सच यूज करेंगे, सच के साथ में फिर आपको ए या फिर एन आर्टिकल लगाना होता है, जो कि आप लगाएंगे जो इसके पास वाला वर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग, और फिर आपका एक नाउन यहां पे दे रखा होगा, तो इसके अकॉर्डिंग ये ए और एन आर्टिकल की साउंड आती है। ये चीजें होती है आपकी। तो जरा मुझे देखकर बताओ, केवल एक ही तो था सच ए, और तो कुछ था ही नहीं यहाँ पे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको हर पॉइंट समझाना इसलिए जरूरी है, हालांकि मैंने आपको बढ़िया तरीके से ये सारी चीजें सिखाई हैं। एडवर्ब चैप्टर में भी इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आए थे, और एडजेक्टिव चैप्टर में भी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आए थे, तो मैंने सारी चीजें आपको अच्छे से सिखाई हैं। नेक्स्ट आ जाइए, ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, क्वेश्चन पढ़ो। कह रहे हर मदर हैज बीन इल फॉर मोर देन 2 months बट नाउ सी इज रिलेटिवली डैश। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, और मैं एक बार यहां पे फिर से रिकॉल करा रहा हूं। देखो, दो टर्म होती हैं, एक तो होती है आपकी रिलेटिवली, और एक होती है आपकी कंपैरेटिवली। दो टर्म होती हैं, इनको आपको हमेशा ध्यान रखना है। दो टर्म होती है, एक रिलेटिवली टर्म होती है, एक कंपैरेटिवली टर्म होती है। अब इन दोनों टर्म का मतलब समझो। इन दोनों ही टर्म को जब हम यूज करते हैं, तो वो पहले की स्थिति में और अब की स्थिति में क्या करने लगते हैं, कंपैरिजन करने लगते हैं। चाहे आप रिलेटिवली का यूज करो, चाहे आप कंपैरेटिवली का यूज करो, दोनों ही वर्ड सेम होते हैं, दोनों में से एक ही आपको यूज होता हुआ नजर आएगा। तो आपको ये बात याद रखनी है कि या आप रिलेटिवली का यूज करेंगे या आप कंपैरेटिवली का यूज करेंगे, तो ये दोनों वर्ड पहले की स्थिति में और वर्तमान स्थिति में क्या करने लगते हैं, कंपैरिजन करने लगते हैं। कंपैरिजन का मतलब सीधे सीधे आपको कंपैरेटिव डिग्री चाहिए होगी, तो बच्चा तुरंत जैसे ही उसको लगता है कि कंपैरेटिव डिग्री चाहिए होगी, तो वो तुरंत ऐसे ऑप्शन पे भागता है जिस ऑप्शन में कंपैरेटिव डिग्री दे रखी हो। तो अगर आप इसमें बी ऑप्शन पे या इस सी वाले ऑप्शन पे जाएंगे, तो मेरे प्यारे साथी आप अपना क्वेश्चन गलत कर लेंगे। क्यों? क्योंकि देखो, बात बिल्कुल ठीक है, बात हमें कंपैरेटिव डिग्री में ही करनी होती है, हमें कंपैरेटिव डिग्री ही चाहिए होती है कायदे में। लेकिन आपको याद रखना है, वो कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए आपको इन दोनों के बाद जो आप एडजेक्टिव यूज करेंगे ना, वो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज करेंगे। किस डिग्री का एडजेक्टिव यूज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री का। आपको ये बात याद रखनी होगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछती रहती है एसएससी।
तो इनके बाद जो आप एडजेक्टिव यूज करेंगे वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव यूज करेंगे, ठीक है भाई। तो अब आप एक बात बताओ, पॉजिटिव डिग्री में तो केवल एक ही ऑप्शन दे रखा है, गुड, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी देखो, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, यहां पे भी बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, बस उसमें मच एडवर्ब लगा के क्या कर दिया है, एम्फेसाइज कर दिया है उसको, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कंपैरेटिव डिग्री ही है। अगर इसको डबल कंपैरेटिव बोलोगे तो बात गलत हो जाएगी, सिंपल। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर करो। कह रहा है प्राची इज द डैश ऑफ द टू गर्ल्स हु थिंक देमसेल्व्स इंटेलिजेंट एंड वाइज। तो प्राची जो है वो दो लड़कियों में से है, कैसी है वो आगे पता चलेगा। फिर कह रहा है हु थिंक, जो कि सोचती हैं, देमसेल्फ स्वयं के बारे में, इंटेलिजेंट एंड वाइज, कि वो बुद्धिमान है और बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, ऐसा अपने आप में सोचती हैं। तो मेरे प्यारे साथी, आपको मैंने पहला क्वेश्चन जब एडजेक्टिव चैप्टर का कराया था, उसी दिन मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि भाई जब भी आपको एग्जैक्ट दो में से किसी एक व्यक्ति की बात करनी हो और उस व्यक्ति के लिए आपको एडजेक्टिव लगाना हो तो वो आप कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव लगाएंगे। क्या ये बात मैंने आपको बताई थी? फिर दूसरी बात मैंने आपको ये बताई थी कि अगर मान लो वो, अगर आप दो से ज्यादा व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आप प्लूरल सेंस में बात कर रहे हैं, तो और आप एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं उसमें से भी, और फिर अगर आपको एडजेक्टिव लगाना है तो उस केस में आप उस एडजेक्टिव को किस डिग्री में यूज करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री में यूज करेंगे। ये बात बताई थी। तो अब इसी कॉन्सेप्ट का यहां पे यूज है। मुझे बताओ लड़कियां कुल कितनी हैं? तो आप कहेंगे भैया दो। दो में से बात किसकी हो रही है? प्राची की। तो आप मुझे बताओ, मुझे दो में से एक लड़की की बात करनी है तो मैं यहां जो एडजेक्टिव यूज करूंगा वो कौन सी डिग्री में यूज करूंगा? तो आप कहेंगे अरे भैया अभी तो आपने बताया कंपैरेटिव डिग्री में यूज करोगे, तो बस कंपैरेटिव डिग्री वाला ऑप्शन ढूंढो। यहां बेस्ट दे रखा है यानी सुपरलेटिव है, यहां भी बेस्ट दे रखा है लेकिन उसमें मोर भी लगा दिया, तो कंपैरेटिव सुपरलेटिव दोनों एक साथ, कोई मतलब ही नहीं है, लॉजिक ही नहीं है। यहां पे भी बेस्ट लगा रखा है यानी ये भी सुपरलेटिव है, कोई मतलब नहीं है। केवल एक ही ऑप्शन है हमारा, वो है डी वाला। तो यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अंतिम क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बढ़िया है, बताएंगे इसका आंसर। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहे यू विल नॉट बी गिवन डैश पनिशमेंट सो बी हैप्पी नाउ। बताइए भाई, तुम्हें कोई और पनिशमेंट नहीं दी जाएगी तो अब खुश हो जाओ। तो खुश होना भी ऐसे बोलते हैं, जैसे मान लो जेलर है एक, अब किसी को कोड़े पड़ रहे हैं तो जेलर उससे कहता है कि तुम्हें अब कोई और पनिशमेंट नहीं दी जाएगी तो खुश हो, अब वही वाली बात है। तो अब यहाँ पे वही वाली बात, दो टर्म मैंने आपको बताई थी ना, उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन है। आपको मैंने एक टर्म बताई थी फर्दर, एक बताई थी मैंने आपको फादर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो टर्म होती है इसमें जो FAR वर्ड होता है, ये मेरे प्यारे साथी डिस्टेंस को दिखाता है। किसको दिखाता है? डिस्टेंस, यानी कि दूरी को दिखाता है। तो जब ये दूरी को दिखाता है तो यहां दूरी को दिखाने की बात हो रही है क्या? नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये वाला आंसर नहीं होगा। अच्छा, फारदेस्ट बोल देंगे तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी, तो भैया ये भी बात नहीं बनेगी, यानी बात गलत हो गई। मोर फर्दर कर देंगे, कोई मतलब नहीं है, लॉजिक ही नहीं बनेगा, क्योंकि हमें दूरी के सेंस में चाहिए ही नहीं। यहां देखो ये भी दूरी वाला सेंस वाला है, ये भी देखो दूरी वाला सेंस वाला है। हमें चाहिए फर्दर, यानी समथिंग एडिशनल का सेंस रखने वाला वर्ड चाहिए, और वो केवल केवल कहां दे रखा है? फर्स्ट ऑप्शन में। तो यही हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, सब बहुत अच्छे से समझा रखी हैं सारी चीज़ें, आसानी से क्वेश्चंस बनेंगे। अगर आपने जो पिछले की क्लासेस भी है ना एडजेक्टिव की, अगर वो प्रैक्टिस क्लासेस भी आपने अच्छे से देखी हैं तो क्वेश्चन आसानी से बनेंगे आपके। चलो भाई, अब यहाँ से हमारे शुरू होते हैं 15 इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चंस। चलिए तो करिए भाई इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन करिए जरा इसका आंसर। कह रहे ऐड मोर फ्लावर इफ द डो इज टू स्टिकिस्ट। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर मैं एक कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले ना आप मुझे ये बताओ कि इस डो वर्ड के बारे में आप जानते हो क्या? ये क्या होता है? तो आपको याद होगा, आपकी माताजी जब खाना बनाती होंगी ना, तो जो आटा होता है, आटा उसको जब वो बनाती हैं, उसका गोंद टाइप का बनाती हैं, तो वो ऐसे करके ऐसे गोल गोल बनाती हैं, ऐसे करके ऐसे करके, फिर उसको बेल के वो बड़ी सी एक रोटी बन जाती है। तो इसको क्या कहा जाता है वो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। हिंदी में आप अगर अगर गांव से बिलोंग करते होंगे तो आप इस वर्ड को कनेक्ट कर पाएंगे। इसको बोलते हैं लोई।
क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथी? लोई बोलते हैं। तो बस ये दो वर्ड जो है ना, इसका मीनिंग भी यही है। यानी जो आटे का जो गोंद बनाया वो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो गया। बहुत ज़्यादा स्टिकी होने का मतलब है एकदम चिपचिपा हो गया। तो आप उसमें क्या करेंगे भाई? अगर बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो गया वो, तो उसकी रोटियां तो बन ही नहीं पाएंगी। तो अब उसको थोड़ा सा हार्ड करने के लिए हम उसमें क्या करेंगे? ऐड मोर फ्लावर, यानी उसमें थोड़ा और आटा मिला देंगे, क्योंकि वो चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा स्टिकी है। तो अब ये निगेटिव सेंस में स्टिकी है, मतलब टू एडवर्ब एकदम फिक्स है यहाँ पे, क्योंकि टू हमारी क्या होती है भाई? टू हमारी एक निगेटिव एडवर्ब होती है। तो मीनिंग के सेंस में ये टू एडवर्ब तो यहाँ ठीक है, लेकिन क्या इसके साथ मैंने जो ये एडजेक्टिव लगा रखा है, क्या ये ठीक है? क्या स्टिकीस्ट बिल्कुल ठीक है इसके साथ में? तो आप, कई बच्चे यहाँ पे देखो क्या लॉजिक लगाएंगे। कई बच्चे ये देखेंगे, भैया जी यहाँ पे IEST लग रखा है एडजेक्टिव के अंदर, तो ये इसका मतलब सुपरलेटिव डिग्री में लगा हुआ है। और अगर सुपरलेटिव डिग्री में लगा हुआ है तो इसमें ना द आर्टिकल लगना चाहिए था। द आर्टिकल नहीं लगा रखा, मतलब नो इंप्रूवमेंट तो नहीं होगा। हमने कहा चलो ठीक है, मान ली तुम्हारी बात। फिर बच्चा देखेगा कि भैया जी अगर मैं स्टिकियर कर दूं तो कंपैरिजन होना चाहिए, और कंपैरिजन कैसे कराऊंगा? बात तो गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर आप ये बोल रहे हो टू स्टिकियर, तो इसका मतलब ये है कि आप दो अवस्थाओं में कंपैरिजन करा रहे हो, पहले की स्टेट से और अब की स्टेट से। लेकिन वो चीजें गलत हो जाएंगी। आपको सिंपल सा, आपको इतना घूमना ही नहीं है, आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, मेरे द्वारा बताया हुआ जो चीज मैं आपको बता रहा हूं। देखो होता क्या है, आपकी ना तीन एडवर्ब होती है। एक आपकी वेरी होती है, एक आपकी सो होती है, और एक आपकी टू होती है। ठीक है। अब आपको एक मजेदार बात बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ये जो वेरी और सो एडवर्ब होती है ना, ये ऐसी एडवर्ब होती है, ये आपका निगेटिव मीनिंग भी कर लेंगी। ध्यान से मेरी बात समझना, ये आपका निगेटिव मीनिंग भी कर लेंगी और ये आपका पॉजिटिव मीनिंग भी कर लेंगी। यानी ये दोनों प्रकार का मीनिंग कर लेंगी आपकी। वेरी और सो ऐसी एडवर्ब होती हैं जो कि आपका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार का मीनिंग कर लेंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी उन्हें। और जो टू होती है, ये भाई साहब केवल केवल आपका कैसा मीनिंग करती है? निगेटिव। ये कभी भी पॉजिटिव मीनिंग के लिए नहीं आएगी। टू एडवर्ब को आप हमेशा नेगेटिव मीनिंग के लिए यूज करेंगे। इसको कभी भी याद रखना, इसको कभी भी पॉजिटिव मीनिंग के लिए यूज नहीं किया जा सकता, कभी यूज नहीं करोगे इसको पॉजिटिव मीनिंग के लिए। ठीक है। लेकिन हाँ, तीनों एडवर्ब के साथ में पता है एक चीज क्या कॉमन है? तीनों एडवर्ब के साथ एक कॉमन चीज बताता हूं, देखना ध्यान से सुनना। तीनों एडवर्ब के साथ एक कॉमन चीज ये है, इन तीनों ही एडवर्ब के साथ एक कॉमन चीज ये है कि भाई इनके बाद में जो आप एडजेक्टिव यूज करोगे वो पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव यूज करोगे। कहीं पे ये पॉइंट लिख के रख लेना भाई। इन तीनों ही एडवर्ब के बाद जो आप एडजेक्टिव यूज करेंगे वो हमेशा कौन सी डिग्री में होगा? पॉजिटिव डिग्री में। कई बार एग्जामिनर ये गलती करेगा, वेरी लाउडर, सो लाउडर ऐसे करके हरकतें करके देगा, लेकिन वो सारी चीजें गलत होंगी, क्योंकि इनके बाद जो एडजेक्टिव आप यूज करते हैं वो पॉजिटिव डिग्री में करते हैं। तो बस ये पॉइंट अगर आपको पता होता तो आप विद इन सेकेंड आंसर उड़ा देते टू स्टिकी लगा के। ठीक है भाई। अब अगला क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं। ये सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, करके दिखाओ। कह रहा है द सेल्फ इज टू हाईएस्ट फॉर मी टू रिच। अब आप ये देखोगे सबसे पहले कि टू एडवर्ब यहां पे ठीक है क्या? तो आपको याद होगा, मैंने आपको पेयर सिखाया हुआ है कि टू नेगेटिव एडवर्ब का जब आएगी तो इसके साथ एक फिक्स पेयर चलता है इन्फिनेटिव का, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। ये देखो दे रखा है यहाँ पे। तो इसका मतलब टू एडवर्ब तो यहाँ ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन इसके साथ दिए वाले एडजेक्टिव में गड़बड़ कर रखी है एग्जामिनर ने। आप नोटिस करो, इसके साथ वाला जो एडजेक्टिव दे रखा है उसमें गड़बड़ कर रखी है। मैंने क्या कहा था कि भाई जो टू हो गया, वेरी हो गया, सो हो गया, ये जो एडवर्ब होती है ना, इनके बाद जो आप एडजेक्टिव यूज करते हो वो पॉजिटिव डिग्री में होना चाहिए। लेकिन क्या ये दे रखा है? तो आप कहेंगे भैया यहाँ तो हाईएस्ट दे रखा है, तो ये तो सुपरलेटिव डिग्री हो गई। मतलब बात फिर से गलत हो गई, नो इंप्रूवमेंट तो नहीं होगा। अब अगर मैं मोर हायर कर दूंगा तो ये तो डबल कंपैरेटिव हो गया, क्योंकि मोर लगा के भी कंपैरेटिव बनता है, और अगर पॉजिटिव डिग्री में हम ER लगा देंगे तब भी कंपैरेटिव बनेगा, तो ये डबल कंपैरेटिव है। इसका मतलब ये भी नहीं बनेगा। अच्छा, टू हाईली कर दूंगा तो ये तो एडवर्ब बन जाएगी भाई। हाईली, आपको मैंने हाई वर्सेस हाईली में डिफरेंस सिखाया था। हाईली का मतलब होता है समथिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई चीज बहुत जरूरी होती है तो हम उसको हाईली से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो एडवर्ब होती है अपने आप में। तो ये तो वैसे ही नहीं बनेगा भैया। आंसर आपके पास एक ही बचा है, टू हाई। हालांकि इतना, ये तो मैंने तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट कर करके दिखाया। अगर ये क्वेश्चन जस्ट मुझे अटेम्प्ट करने होते तो मैं इतना समय नहीं लेता इनको अटेम्प्ट करने में। मुझे अटेम्प्ट करने में हर क्वेश्चन को बस 4 से 5 सेकंड बहुत थे मेरे लिए, मैं बहुत आसानी से अटेम्प्ट करके निकल जाता। क्यों? क्योंकि मैं
अगर आपको ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, दैट मीन्स कि ये चीज़ें मेरी फिंगर टिप्स पे हैं। समझ पा रहे हो ना बातों को? तो ये चीज़ें आपको भी फिंगर टिप्स पे लानी होंगी अपनी। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर करो। बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर करो जरा। देखो क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है दैट्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्वेयर वर्ड इन स्पेनिश। देखो अगर ये क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने इसमें इंप्रूवमेंट करने वाला पार्ट दिया ही नहीं है, हालांकि इंप्रूवमेंट करने वाला पार्ट इतना है। अब सबसे पहली चीज आप इसमें लगाओ प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट। आपसे मैंने कहा था कि वन ऑफ हो गया, एनी ऑफ हो गया, सम ऑफ हो गया, या कभी भी ये जो ऑफ वाली टर्म होती है और वहां ऑफ प्रेपोजिशन अगर सिलेक्शन का काम कर रही है तो सिलेक्शन हमेशा ज्यादा में से होगा। ज्यादा में से मतलब प्लूरल में से। तो भैया यहां ये आपने जो वर्ड लगा रखा है ये तो सिंगुलर है, तो ये सिंगुलर क्यों है? एक में से सिलेक्शन कर लोगे क्या? एक में से तो होता ही नहीं है ना। सिलेक्शन कभी भी होगा किसी भी चीज का, जब आप चयन करेंगे तो वो ज्यादा में से करेंगे, चाहे भले ही वो एक ही चीज का क्यों ना करें। अब यहां देखो ज्यादा में से एक का ही तो सिलेक्शन किया जा रहा है, तो यहां पे बर्ड तो बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि गलती हमें मिल चुकी है। बर्ड तो बिल्कुल नहीं होगा, और अगर बर्ड नहीं होगा तो मतलब नो इंप्रूवमेंट खत्म। अब हमारे पास देखो यहां पर भी बर्ड्स है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, लेकिन आप ये देखो कि ये जो वन ऑफ टर्म है ये भी तो आपके क्वेश्चन के अंदर होनी चाहिए। यहां पे ऑफ तो दे रखा है लेकिन वन हटा दिया, मतलब ये भी आंसर नहीं है। यहां पे वन ऑफ पूरी टर्म ही गायब कर दी, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। आंसर बनेगा आपका डी वाला। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बेस्ट तकनीक होती है आपका ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। सबसे बेस्ट तकनीक होती है। आपको बस छोटी छोटी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, आप आराम से आंसर निकाल के ले आएंगे उसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ये बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है बिटवीन रेमा एंड सीमा द फॉर्मर इज इंटेलिजेंट वाइल द लेटर इज ब्यूटीफुल। अब क्वेश्चन में आप मुझे बताइए क्या इसमें कोई इंप्रूवमेंट आपको करना है? ये एसएससी सीपीओ 2022 का क्वेश्चन है, बताइए क्या इसमें कोई इंप्रूवमेंट आपको करना है? तो वही चीज, अब अगर यहां पे आपको मेरे द्वारा बताए गए उन वर्ड्स की जानकारी है जो मैंने आपको बताए थे। मैंने कहा था भैया एक ये वाला लेटर होता है, एक ये वाला लेटर होता है, और एक ये वाला लेटर होता है। तीन प्रकार से लिखा जाता है ये वर्ड आपका। अब अगर ये तीन प्रकार से लिखा जाता है तो जरा मुझे एक बार ये बताइए इन तीनों के क्या मैंने आपको मीनिंग नहीं बताए थे? मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो लेटर होता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग एडवर्ब होता है, और इसका मतलब होता है बाद में। कहते हैं आई कॉल यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूं, तो ये बाद के सेंस में मीनिंग रखता है, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग एडवर्ब होता है। अच्छा ये वाला लेटर जो होता है ये भी बाद का ही सेंस रखता है, ये भी बाद का ही सेंस रखता है। एल ए टी टी ई आर, ये वाला लेटर ये बाद का ही सेंस रखता है, लेकिन इसकी ना पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होती है वो एडजेक्टिव हो जाती है। यानी ये वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। और जब ये एडजेक्टिव होता है तो इसकी खास बात ये होती है ये तभी यूज होगा जब एग्जैक्ट दो लोगों की बात हो रही होगी। जब एग्जैक्ट दो लोगों की आप बात कर रहे होंगे तब आप इसका यूज करेंगे। और जब दो लोगों की बात हो रही होती है और आप इसका यूज कर रहे होते हैं तो उसमें भी ये किसके सेंस में आएगा? बाद वाले के लिए, बाद वाले के लिए आएगा। यानी मैंने कहा राम और श्याम, तो अगर मुझे लेटर लगाना होगा ना तो मैं श्याम के लिए लगाऊंगा, क्योंकि राम पहला व्यक्ति है और श्याम दूसरा व्यक्ति है, इस प्रकार से। अच्छा ये वाला जो लेटर होता है ये मेरे प्यारे साथी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग नाउन होता है, और इसका जो मीनिंग आता है वो पत्र के सेंस में आता है। आपने लेटर राइटिंग वर्ड सुना होगा, ठीक है भाई। तो अब जरा मुझे देखकर बताओ क्या यहां पे आप देखो दो लोगों की बात हो रही है, रेमा एंड सेमा। तो पहले व्यक्ति के लिए याद रखना रेमा एंड सेमा दो लोग हैं, तो मैंने अभी बताया जब दो लोगों की बात हो रही होती है तब हम LATTER वाले लेटर का यूज करते हैं। कर रखा है, इसका मतलब क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है, क्वेश्चन अपने आप में बिल्कुल परफेक्ट है, नो इंप्रूवमेंट है, क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है। अब मैं आपको यहां से ना एक चीज और समझाता हूं। देखो मैंने अभी बताया कि जब दो लोगों की बात हो रही होगी और आप एडजेक्टिव यूज करेंगे तो वहां पे आप बाद वाले के लिए लेटर यूज कर देंगे, और पहले वाले के लिए फिर क्या करेंगे तो वो समझ लो। देखो यहां पे हमने बाद वाले यानी सेमा के लिए हमने क्या यूज कर लिया? लेटर यूज कर लिया। तो ये जो पहले वाली लड़की है रेमा, इसके लिए हम लोग फॉर्मर वर्ड का यूज करते हैं। कई बार आपको ना फॉरमोस्ट लिख के देगा, एक वर्ड और भी होता है फॉरमोस्ट, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये जो फॉरमोस्ट वर्ड होता है ये वेरी नोटेबल के सेंस में आता है, यानी प्रसिद्ध के सेंस में आता है। इसको पहले के सेंस में कभी लेके मत चलना, एग्जामिनर इसलिए लगा के देता है ताकि वो आपको कंफ्यूज कर सके।
ठीक है ना। फॉरमोस्ट का मतलब होता है समवन हु इज वेरी फेमस, यानी कोई व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा फेमस है, नोटेबल है, तो उसके लिए फॉरमोस्ट वर्ड यूज किया जाता है। पर एग्जामिनर इसको कंफ्यूज करता है पहले के मीनिंग में यूज करके, उसको लगता है कि बच्चा पहले के मीनिंग में इसको लेके चलेगा, पर ऐसा नहीं होता। ठीक है भाई, ये बात आप ध्यान में रखिए। पहले के सेंस में अगर यूज करना होगा तो फॉर्मर वर्ड का आप यूज करेंगे, या फर्स्ट या फिर लास्ट, ये वाले वर्ड आप यूज करेंगे। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। तो यहां पे मैं ये चीज समझाना चाह रहा था, आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो बेसिक है भाई, कर दो, उड़ा दो इसको जल्दी से। क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है द डांस परफॉर्मेंस वॉज मोर ब्यूटिफुलर देन आई एक्सपेक्टेड, यानी जैसी मैंने एक्सपेक्टेशंस की थी उससे अच्छी थी डांस परफॉर्मेंस। तो अब आप यहां पे देखो, ब्यूटीफुलर भी कर दिया, यानी यहां पे भी जबरदस्ती में कंपैरेटिव बनाने की कोशिश की, मोर लगा के भी कंपैरेटिव बनाने की कोशिश की। तो क्या ये डबल कंपैरेटिव है? जी बिल्कुल है। तो डबल कंपैरेटिव है तो बात तो गलत होगी, यानी ऑप्शन में हमें इंप्रूव तो करना पड़ेगा। अब इंप्रूव करेंगे तो क्या करेंगे बताओ। तो आप कहेंगे भैया देखो, यहां पे देन कंपैरेटिव कंजंक्शन लगा हुआ है, मतलब आएगी तो सिंपल कंपैरेटिव डिग्री। अब यहां पे देखो, यहां पॉजिटिव डिग्री में दे रखा है, नहीं आंसर बनेगा। यहां सुपरलेटिव डिग्री लगा रखी है, नहीं आंसर बनेगा। यहां पे आपकी कंपैरेटिव डिग्री है और यहां कंपैरेटिव डिग्री है। लेकिन अब कैसे इसको ठीक करोगे? ठीक करोगे ऐसे, देखो, एक्सपेक्टेड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब पास्ट का टेंस, तो भैया जी प्रेजेंट तो मैं वैसे भी अप्लाई नहीं कर सकता, यानी मेरा आंसर क्या बनेगा? केवल केवल फर्स्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, कई बार जब आप फंस जाओ ना क्वेश्चन में, क्योंकि अब देखो यहां पे क्या था, इस वाले ऑप्शन में भी कंपैरेटिव डिग्री सही दे रखी थी और इस वाले ऑप्शन में भी कंपैरेटिव डिग्री सही दे रखी थी, तो बच्चा दोनों में फंस जाता कि कौन सा आंसर लगाऊं। तो आपको यह देखना था कि क्वेश्चन में देखो, देन कंजंक्शन है, आई आपका सब्जेक्ट है, एक्सपेक्टेड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो भाई जब एक क्लाउज में बात पास्ट में है तो डेफिनेटली दूसरी वाली बात पास्ट में ही रही होगी, उसको प्रेजेंट में करने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। पास्ट और पास्ट का रिलेशन मेंटेन कराना पड़ेगा भाई। ठीक है, ये चीजें हैं। तो आंसर आपका क्या बनेगा? फर्स्ट वाला ऑप्शन। बाकी नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं भाई। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर करो। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए। कह रहे तारिका डांसेस स्विफ्टेस्ट देन अदर्स एंड मिसेस ऑल दी स्टेप्स। भाई तारिका जो है वो डांस कर रही, मतलब उस वो डांस करती है अदर लोगों से तेज, यानी जो अदर्स डांस करते हैं, अदर लोग जो डांस करते हैं उनसे तेज डांस करती है, जिस वजह से वो क्या करती है, स्टेप को मिस कर देती है, स्टेप को क्या कर देती है, मिस कर देती है वो। तो मेरे प्यारे साथी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आप यहां पे क्या लगाएंगे। अब ध्यान से मेरी बात समझना। यहां पे ना कई सारे बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि भैया जी डांसेस आपकी क्या दे रखी है, ये वर्ब दे रखी है, तो वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं यहां पे ना इसको शिफ्टली कर देता हूं, शिफ्टली कर दूंगा तो ये ठीक हो जाएगा। भाई समझो, आप ना एक गड़बड़ कर रहे हो। वो गड़बड़ ये कर रहे हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये एक तरीके से ना एक्शन वर्ब के रूप में काम कर रही है, पर यहाँ पे मैं आपको बता दूं डांसेस जो वर्ब है वो उस तरीके से काम ही नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पे वो नॉर्मल इंफॉर्मेशन देने के सेंस में आ रही है, यानी कि तारिका के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही कि तारिका किस तरीके से डांस करती है और अदर के अलावा। तो मतलब कंपैरिजन कराने के वाली सेंस है। अगर कंपैरिजन कराने वाली सेंस है तो हम यहाँ पे नॉर्मली एक्शन की तरह लेके नहीं चल रहे उसको, इसको लेके चल रहे हैं यहाँ पे लिंकिंग वर्ब के रूप में। और अगर ये लिंकिंग वर्ब के रूप में यहाँ पे चल रही है तो भाई फिर तो आप समझो कि इसके लिए यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन आप लगाएंगे वो एडजेक्टिव लगाएंगे। क्या मैंने आपको नहीं बताया था कि जब कोई वर्ब लिंकिंग वर्ब का काम करती है तो आगे आने वाला जो वर्ड होता है वो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होता है। अब सब्जेक्ट कौन होता है? नाउन या प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन मतलब एडजेक्टिव। तो यहां स्विफ्टली वर्ड नहीं आएगा, वर्ड आएगा आपका स्विफ्टर। क्यों आएगा स्विफ्टर? समझ में आ रही है बात? क्योंकि देन अपने आप में क्या है? कंपैरेटिव कंजंक्शन है। कंपैरेटिव कंजंक्शन मतलब यहां जो एडजेक्टिव आएगा वो कंपैरेटिव डिग्री में आएगा, तो भाई सी ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट आंसर। क्योंकि बाकी तो आप जानते हो, देखो ये स्विफ्टली क्या है, स्विफ्टली आपको एडवर्ब दे रखी है, नहीं बनेगी बात। यहां पे देखो स्विफ्ट पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, नहीं बनेगी बात। स्विफ्टेस्ट जो अपने आप में दे रखी है, सुपरलेटिव दे रखी है, कोई मतलब नहीं, हमें कंपैरेटिव चाहिए था भाई। नेक्स्ट आ जाओ, ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, क्वेश्चन पढ़ो। करे आई डोंट नो व्हाई ही इज सच सीक्रेटली। अब फिर से वही क्वेश्चन, उसी तरीके का सेम। सबसे पहले मुझे बताओ, क्या आप ये जानते हो कि ये सीक्रेट जो वर्ड है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है?
तो आप कहेंगे अरे भैया ये तो हम नहीं जानते। मैं आपको बताता हूँ, ये जो सीक्रेट वर्ड होता है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है नाउन। अब आप मुझे बताओ, अगर आपने नाउन के अंदर एल वाई लगाया तो क्या ये वर्ड एडजेक्टिव नहीं बनेगा? और अगर ये वर्ड एडजेक्टिव बनेगा तो भाई फिर आपने इससे पहले सच कैसे लगा दिया इसको मॉडिफाई करने के लिए? क्योंकि सच तो खुद एडजेक्टिव होता है, और आप जानते हो कि अगर एडजेक्टिव को मुझे मॉडिफाई करना है तो मुझे उसके लिए एडवर्ब लगानी पड़ेगी, पर यहां तो आपने सच लगा रखा है, तो बात तो हो गई गलत, यानी नो इंप्रूवमेंट तो आपका नहीं होगा। अब क्या मैं आर सो सीक्रेटली कर दूं? भाई ही है यहां पे, अगर ही है तो आप जानते हो ना, ही के साथ तो सिंगुलर वर्ब ही रहेगी, तो इज ही रहेगी, आर तो आप नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैनी सीक्रेटिव कर दिया, यहाँ पे मैनी सीक्रेटिव नहीं, क्यों? क्योंकि सीक्रेटिव क्या है, एक तरीके से आप ये बताना चाह रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा रहस्य तरीके से रहता है, मतलब चुप चुप सा रहता है, बहुत बहुत सीक्रेट रखता है, इस तरीके का व्यक्ति है। तो मैनी नहीं, मच बोलता तब काम चल सकता था, तो मैनी से काम नहीं चलेगा, यानी बात गलत हो जाएगी, क्योंकि मैनी अपने आप में क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, मैंने आपको बताया था। तो फिर वही बात, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए फिर से आप एडजेक्टिव लगा रहे हो, तो मैनी नहीं, अगर हम मच लगाते तो काम हो जाता, क्योंकि मैंने आपको मच वर्सेस मैनी का डिफरेंस बताया हुआ है अच्छे से, पिछली क्लासेस देखना, उसमें मैंने आपको मच वर्सेस मैनी का डिफरेंस अच्छे से बताया हुआ है। तो यहाँ पे ये भी आंसर नहीं होगा, जब 3 ऑप्शन कट गए एक ही ऑप्शन बचा है, तो यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। और यहाँ पे एक बात और भी बता दूं, या यहाँ पे आप जो सीक्रेटली बोल रहे थे ना, ये आपको मैंने बताया कि नाउन में एल वाई लगाने से यहाँ पे एडजेक्टिव बना हुआ है ये, लेकिन ये फॉर्म गलत है। अगर आपको इसको एडजेक्टिव वे में यूज करना था तो आपको सीक्रेटिव वर्ड यूज करना पड़ता, तब ज्यादा बेटर होता, ठीक है। बेटर करने के लिए हमें सीक्रेटिव वर्ड यूज करना था। यहाँ पे अगर एग्जामिनर इज लगा के दे देता तो बच्चे फंस जाते, बहुत ज्यादा फंस जाते फिर। लेकिन फिर भी मैंने कहा, एग्जाम में जब आप ऑप्शन या क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपको पता चलता है, वहां पे सीधे सीधे डायरेक्शन में लिखा हुआ होता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको चुनना होता है। तो भैया फिर भी मैं डी वाले ऑप्शन पे ही जाता, ये ध्यान रखना, क्योंकि आपका सीक्रेटली वर्ड जबरदस्ती में एडजेक्टिव बनाया गया है, वो है थोड़ी ना एडजेक्टिव। एडजेक्टिव तो आपका एक्चुअल कौन है, ये सीक्रेटिव वर्ड, तो इस वजह से हमें इस वाले ऑप्शन को चुनना पड़ता। ठीक है भाई, तो डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं भाई। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है गेटिंग अ गुड नाइट स्लीप हैज अ पॉजिटिवली इफेक्ट ऑन आवर वेलबींग। तो क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो आप देखो इंप्रूवमेंट करने वाला पार्ट ये है। अब इसमें क्या दे रखा है, हैज आपको वर्ब दे रखी है, ए आपको आर्टिकल दे रखा है, पॉजिटिवली आपको एडवर्ब दे रखी है, और इफेक्ट आपको नाउन दे रखा है। तो आप इतने ही पार्ट को चेक करो, आपको समझ में आ जाएगा, बाकी कहीं पे कोई गड़बड़ नहीं दे रखी है। अब देखो यहां पे मैं आपको समझाता हूं। इफेक्ट आपका जो वर्ड है ये नाउन है, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए कौन सा वर्ड आता है? तो आप तुरंत कहेंगे कि जी भैया जी एडजेक्टिव आता है। क्या ये एडजेक्टिव लगा रखा है? तो आप कहेंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, उसमें अगर एल वाई लगा दोगे तो वो तो एडवर्ब बन जाएगी। तो भाई गलती तो आपको मिल चुकी है, क्योंकि नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव चाहिए था, लेकिन एग्जामिनर ने क्या लगाया, एडवर्ब, तो बात हो गई गलत, यानी ये पॉजिटिवली नहीं आएगा, हमें पॉजिटिव चाहिए। अब देखो पॉजिटिवली नहीं आएगा मतलब नो इंप्रूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि ऊपर गलती हो चुकी है। यहां पॉजिटिवली लगा रखा है, इसको भी हटा दो। अब यहां अफेक्ट और इफेक्ट पे लड़ाई बची। अब दोनों के बारे में क्या आप नहीं जानते कि भाई ये वाला जो अफेक्ट होता है ये आपका वर्ब होता है, मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है, और ये वाला जो इफेक्ट होता है ये आपका नाउन होता है। तो मुझे यहाँ नाउन चाहिए था ना, मुझे तो नाउन चाहिए था, तो यहाँ वर्ब वाली बात नहीं आएगी, यानी डी वाला ऑप्शन भी आंसर नहीं बनेगा, आंसर बनेगा बी वाला ऑप्शन। ठीक है भाई, बी वाला ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है बी मेड श्योर our new house were closer to a good primary school when moving home last summer। तो क्वेश्चन बढ़िया है, एमटीएस 2022 में पूछा गया है, और मैंने जैसा कि कहा है कि भाई ये बात आप दिमाग में बिठा के चलिए, कई बार ऐसा होता है कि एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन से बेहतरीन लेवल एसएससी एमटीएस के क्वेश्चंस का हो जाता है, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि एसएससी ने लेवल तो मेंटेन करना बिल्कुल बंद ही कर दिया है, वो वही उसी लेवल के क्वेश्चन एमटीएस में पूछ लेती है, उसी लेवल के क्वेश्चन सीजीएल में पूछ लेती है, कुछ उसका पता नहीं रहता लेवल का क्या करती है वो। ठीक है, तो फिलहाल मैं अगर बात करूं तो ये क्वेश्चन बढ़िया लेवल का है, यहाँ पे बच्चा गड़बड़ ये करेगा, उसे लगेगा क्लोजर। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे कह रहा है कि भाई हमने जो घर बनाया है वो वेरी क्लोजर टू अ गुड प्राइमरी स्कूल। भाई अगर किसी स्कूल के बहुत पास में आपने अपना नया घर बनाया है तो यहाँ पे
क्या आप कंपैरिजन करने की कोई सेंस आ रही है? कोई कहीं से भी कोई कंपैरिजन करने की सेंस आ रही है? बताओ आप मुझे। तो आप कहेंगे नहीं भैया, आपने स्कूल के प्राइमरी स्कूल के पास में घर बनाया है अपना, तो उसके बहुत पास बनाया तो आपने क्लोज बोल दिया, बर क्लोज। क्लोज का मतलब ही है पास। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये क्लोजर करने की जरूरत नहीं है, आपको नॉर्मल पॉजिटिव डिग्री में बोलना था कि वॉज क्लोज। और दूसरी चीज यहाँ पे बर भी नहीं होगा। देखो यहाँ पे सबसे बड़ी गड़बड़ तो ये लगा रखी है, बर लगा रखा है। यहाँ पे आर न्यू हाउस, हाउस कैसा है? सिंगुलर है। सिंगुलर है तो भाई इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। यहाँ बर लगा रखा है, मतलब बात तो गलत ही है। क्लोजर भी नहीं होगा और बर भी नहीं होगा, दोनों चीजें गलत हैं। तो यहाँ पे नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड नहीं होगा। अब इसको ठीक करो भाई। तो ठीक करोगे तो आप देखो क्या करोगे। अगर आपने क्लोज्ड कर दिया या क्लोजिंग कर दिया तो ये आप यहाँ पे पता है इसको क्या कर रहे हो, आप इसको वर्ब की तरीके से यूज कर रहे हो। पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे ना आपको वर्ब की तरीके से इसको यूज ही नहीं करना है। आप इस क्लोज वर्ड के बारे में ये समझो कि ये दो तरीके से इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। एक तो ये आपका वर्ब के रूप में काम कर सकता है, एक ही आपका एडजेक्टिव के रूप में काम कर सकता है। तो मेरे भाई मुझे तो यहाँ अपने हाउस के बारे में इंफॉर्मेशन देनी थी ना, कि वो एक अच्छे प्राइमरी स्कूल के पास में है, तो मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी थी। और अगर नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है दैट मीन्स कि मुझे एडजेक्टिव चाहिए। तो मैं इसको वर्ब के रूप में कैसे यूज करूंगा? तो इसी वजह से क्लोजिंग और क्लोज्ड वर्ड हमने हटाए। समझ में आ गई बात? तो आंसर हमारा क्या होगा? आंसर होगा वॉज क्लोज। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर करो। देखो क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है ब्रिंग मी द फाइनेस्ट ड्रेस फ्रॉम एन फाइनेस्ट शॉप। कह रहा है एक सबसे मुझे लाओ, मेरे लिए लाओ एक अच्छी, सबसे अच्छी ड्रेस सबसे अच्छी शॉप से। तो अब एक बात बताइए, यहां पे केवल आपको पता है क्या क्या था? केवल आपको कॉपी करना था। कॉपी करना था क्या? आप देखो फाइनेस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, तो इससे पहले द आर्टिकल लगा हुआ है। तो भैया यहां पर भी तो यही एडजेक्टिव है फाइनेस्ट, तो इससे पहले भी द आर्टिकल होना चाहिए था। एग्जामिनर ने क्या लगा रखा है? एन आर्टिकल। तो भैया बात तो गलत हो गई। ठीक है, तो हमें द आर्टिकल चाहिए। अब देखो यहां द आर्टिकल लगा रखा है फाइनेस्ट से पहले, मतलब ये आंसर हो सकता है। यहां फाइनर कर दिया, फाइनर मतलब कंपैरेटिव डिग्री, लेकिन कंपैरिजन की तो बात ही नहीं हो रही, वो तो सुपरलेटिव में बात कर रहा है, मतलब ये ऑप्शन खत्म। यहां भी कंपैरेटिव में बात हो रही है, बात गलत हो गई। ऊपर गलती दे रखी है, नो इंप्रूवमेंट नहीं होगा, केवल एक ही ऑप्शन बचा ए वाला, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल, बस आपको नॉर्मल चीजें देखनी थी और उनसे आंसर निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे दिस इज ऑन फॉर अ बेस्ट आइसक्रीम आई हैव एवर हैड। कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए, आई हैव एवर हैड, आई हैव एवर सीन, तो तुरंत समझ जाना कि इससे पहले वो काम कभी हुआ ही नहीं है, यानी ये चीज उसकी लाइफ में पहली बार हुई है। तो अगर ऐसी कोई भी चीज, जब कोई चीज पहली बार हुई होती है तो उसको दिखाने के लिए हम लोग सुपरलेटिव डिग्री वाले एडजेक्टिव का यूज करते हैं। जैसे वो बोलना चाह रहा है कि ये पहली बार है जो मैंने इतनी बढ़िया आइसक्रीम खाई है, ये अब तक की सबसे बढ़िया आइसक्रीम है जो मैंने खाई है। तो इसके लिए हमें क्या बोलना होगा? बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव तो लगा रखा है, लेकिन उससे पहले ना आर्टिकल की गलती कर दी। मैंने आपको बताया था सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले हम लोग द आर्टिकल का यूज करते हैं, तो यहां तो नहीं लगा रखा, मतलब बात गलत है। अब देखो सुपरलेटिव डिग्री आपके ऑप्शन में होनी चाहिए। आप देखो यहां नो इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे क्योंकि गलती है। बेटर कर दिया, मोर भी लगा दिया, मतलब डबल, वही चीज डबल कंपैरेटिव हो गया, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। यहां पे गुड लगा के पॉजिटिव डिग्री बोल दी, तो ये भी गलत हो गया भाई। केवल एक ही ऑप्शन आपको दे रखा है, ए वाला, तो यही हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, तो दिस इज बाय फार द बेस्ट आइसक्रीम आई हैव एवर हैड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई, इसमें आपको ये वाला पार्ट इंप्रूव करना है। मैं आप यहाँ पे इसको बना देता हूँ, ये वाला पार्ट आपको इंप्रूव करना है। कह रहा है ही ड्रीम्स बिग देन हिज फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन में ना बच्चा क्या देखेगा? बच्चा देखेगा कि भैया यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको ठीक करना है। हालांकि क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन ना इस क्वेश्चन के अंदर बच्चे के दिमाग में कुछ और चीजें भी आ सकती हैं, तो वो भी मैं क्लियर करूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन ठीक करते हैं। देखो देन आपका कंपैरेटिव कंजंक्शन है। कंपैरेटिव कंजंक्शन मतलब एडजेक्टिव जो इससे पहले आएगा वो कंपैरेटिव डिग्री में होना चाहिए, लेकिन बिग लगा रखा है जो कि किस डिग्री का एडजेक्टिव है? पॉजिटिव डिग्री का। तो भाई क्वेश्चन में तो गलती हो गई, तो ये नहीं आएगा, हमें बिगर चाहिए। अब देखो यहाँ पे मोस्ट बिग कर दिया, बात गलत हो जाएगी। मोर बिग कर दिया, बात गलत हो जाएगी। हमें बिगर चाहिए, बिगर। किस ऑप्शन में दे रखा है? फर्स्ट वाले में। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे समझाता हूँ।
कई बच्चों के दिमाग में ये आ जाएगा कि भैया जी यहाँ पे उसके ड्रीम की बात कर रहा है, तो यहाँ पे ड्रीम का कंपैरिजन हो रहा है, तो वो ड्रीम से होना चाहिए ना, उसके दोस्तों से थोड़ी ना होगा। तो यहाँ पे ये भी गलती है। कई बच्चों के दिमाग में ये बात आ सकती है। पर यहाँ पे ना आप फिर से एक चीज मिस कर रहे हो। आप यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन मिस कर रहे हो। कैसे? भाई ये जो ड्रीम बर्ड होता है, आप इसको थोड़ा सा गलत समझ रहे हो। आप ये समझ रहे हो कि ये बर्ड केवल नाउन ही है, सपना। ये बर्ड केवल नाउन आप समझ के चल रहे हो उसको, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बर्ड आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग वर्ब भी होता है। ड्रीम का मतलब सपने देखने भी होता है, और ड्रीम का मतलब केवल सपना भी होता है। तो मेरे प्यारे साथी, ये नाउन प्लस वर्ब दोनों का काम करता है। तो कभी भी अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो ये सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ जो ड्रीम्स लगा रखा है ना, ये वर्ब की सिंगुलर फॉर्म्स है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सिंगुलर फॉर्म है। तो ये वर्ब दे रखी है, और वर्ब दे रखी है, तो इसका मतलब कंपैरिजन उसके दोस्त के द्वारा और उसके भाई, मतलब दोस्त और उसने जो सपने देखे उसका कंपैरिजन है। तो दोस्त के और उसके बीच में ही कंपैरिजन है यहाँ पे। तो ये चीजें बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गई। तो ड्रीम बर्ड के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी होती तो आपके माइंड में, जिनके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा हो सकता है, वो नहीं आता। बाकी क्वेश्चन का आंसर मैंने बता ही दिया है, ए वाला होगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। ये बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है वन शुड वर्क हार्ड देन अदर्स टू सक्सीड। भाई अगर किसी को सक्सेस होना है, यानी सफलता प्राप्त करनी है, तो वन शुड वर्क, उन्हें काम, एक को उसे काम करना होगा। कैसे काम करना होगा? हार्डर देन अदर टू सक्सीड। अगर सफलता पानी है तो उसे उससे अधिक काम करना होगा जितना लोग अन्य कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो कंपैरिजन हो रहा है किसके बीच में? उस वन के बीच में और अदर्स लोगों के बीच में। अब आप ये समझो, अगर अदर्स हार्ड काम कर रहे हैं तो इस व्यक्ति को सफलता पाने के लिए कैसा काम करना होगा? हार्डर करना होगा। कंपैरिजन तो तभी होगा ना, अगर इन व्यक्तियों से ये ज्यादा काम नहीं करेगा तो मेरे प्यारे साथी ये सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर तो यही लोग सफल होंगे, ये तो हो ही नहीं पाएगा। तो कंपैरिजन कराने के लिए हमें क्या करना होगा? कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी होगी, क्योंकि वन और अदर्स के बीच में यहाँ पे क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है। और ये देन कंपैरेटिव कंजंक्शन भी लगा हुआ है, तो आप यहां से भी इसको देख सकते थे। तो मेरे प्यारे साथी, कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव चाहिए, तो यहां पे देखो हार्डेस्ट कर दिया, सुपरलेटिव डिग्री है, नहीं बनेगा। हार्डर के साथ कंपैरेटिव कंजंक्शन देन आना चाहिए, नहीं दे रखा है। पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव दे रखा है, नहीं बनेगा आंसर। केवल केवल एक ही जगह दे रखी है, ए वाला ऑप्शन। ये देखो हार्डर कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, और देन आपका कंपैरेटिव कंजंक्शन। तो हमारा ए वाला ऑप्शन एकदम राइट दे रखा है। चलिए भाई, तो ये क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। इसका आंसर कीजिए। बिल्कुल सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह है ये भी। क्वेश्चन कह रहा है इन ऑर्डर टू विन द कॉम्पिटिशन वन हैज टू बी क्रिएटिव। अब क्वेश्चन में समझिएगा, अगर किसी व्यक्ति को कंपटीशन जीतनी है, इफ समवन वांट्स टू विन कंपटीशन, तो भाई कंपटीशन में क्या होगा? आप होंगे और आपके अदर कंपटीटर्स होंगे। तो जाहिर सी बात है, कंपटीशन का मतलब ही है कि आपके बीच में और उनके बीच में क्या होगा? कंपैरिजन होगा। जो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा वो निकल के ले जाएगा, कंपटीशन जीत जाएगा वो। तो आप मुझे बताइएगा कि अगर कंपटीशन हो रहा है तो इस व्यक्ति को कंपटीशन जीतने के लिए क्या इन लोगों से ज्यादा नहीं होना पड़ेगा? यानी अगर ये लोग क्रिएटिव हैं, अगर ये लोग क्रिएटिव हैं तो इसको क्या होना पड़ेगा? मोर क्रिएटिव होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? मोर क्रिएटिव होना पड़ेगा, तभी तो ये जीत पाएगा, वरना कैसे जीत पाएगा? तो यहां से आपको आइडिया लेना था कि इन ऑर्डर टू विन द कंपटीशन वन हैज टू बी मोर क्रिएटिव, क्योंकि क्रिएटिव तो ये लोग भी है ना। अगर ये कंपटीशन में पार्ट ले रहे हैं तो क्रिएटिव तो ये लोग भी हैं। अब अगर इसको अगर कंपटीशन जीतनी है तो इसको क्या होना पड़ेगा? मोर क्रिएटिव होना पड़ेगा, यानी इनसे ज्यादा। तो कंपैरिजन का सेंस है, तो कंपैरेटिव डिग्री यूज होगी। भाई यहाँ पे कहाँ दे रखी है? या तो मोस्ट लगा रखा है, मतलब सुपरलेटिव हो गई। यहां मोर लगा रखा है, मतलब यही हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं। मैंने यहां पे बी वाला ऑप्शन आंसर लगाया, मैंने डी वाला ऑप्शन आंसर क्यों नहीं लगाया? ये बात मुझे आप बताएंगे कमेंट में। जरूर से जरूर बताना है, क्योंकि मैंने सारी बातें बहुत अच्छे से बताई हैं आपको। तो ये बात आप मुझे बताएंगे कि मैंने यहां पे डी वाला ऑप्शन आंसर क्यों नहीं लगाया, उसका क्या रीजन है। ठीक है, हालांकि है तो कंपैरेटिव डिग्री ये भी, लेकिन क्यों नहीं लगाई मैंने, वो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, वैसे मैं बता सकता हूं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने बहुत बता रखा है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, इसको आप करके बताएंगे मुझे जल्दी से। क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है नो अदर प्लेस इन इंडिया गेट्स मच रेनफॉल एज मासिनराम।
तो मौसम राम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो उसी के यहाँ पे बात कर रहा है। तो आप मुझे बताइए कि क्वेश्चन में क्या इंप्रूवमेंट होगा। देखो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, असल में दिक्कत क्या है, ये इंप्रूवमेंट वाला पार्ट जो था ना वो इतना था, तो ये ज़बरदस्ती में काउंट हो गया, इसको इम्प्रूव करने की मत सोचना। असल में इम्प्रूवमेंट करने वाला पार्ट जो था वो बस इतना था। ठीक है मेरे प्यारे साथी, ये बस इतना था, इतना। ये एज जो था ना ये बाहर था, तो ये फिलहाल मार्क करते समय हो गया होगा, तो मैं इसको बॉक्स में बंद कर देता हूँ ताकि आप इसको ना ठीक से समझ पाएँ। तो ये इतना बॉक्स वाला पार्ट आपको इंप्रूव करना है। तो अब देखो बॉक्स वाले पार्ट की जगह पे आप क्या कर सकते हो, आप देखो क्वेश्चन कह रहा है नो अदर प्लेस, मतलब अन्य किसी भी जगह पे इतनी ज़्यादा वर्षा नहीं होती है जितनी मौसिनराम में होती है। तो यहाँ पे दो जगह के बारे में क्या करने लगा, एक तरीके से बता रहा है कि और किसी में इतनी होती नहीं है जितनी मौसिनराम में वर्षा होती है। तो यहाँ पे आप मुझे बताओ क्या द मोस्ट रेनफॉल कर दोगे, नहीं। हमें ना ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बताया जा रहा है वो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, वो पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर है। अगर पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर है तो हमें पॉजिटिव डिग्री वाला स्ट्रक्चर ही मेंटेन करना पड़ेगा। हालांकि वो बता रहा है कि सबसे ज़्यादा मौसम में ही वर्षा होती है, उससे ज़्यादा और कहीं होती नहीं है। तो कई बच्चे सुपरलेटिव वाला ऑप्शन लगा देंगे, पर बात गलत हो जाएगी ना, आपको स्ट्रक्चर भी तो देखना है। तो स्ट्रक्चर देखोगे तो पता चलेगा कि ये तो पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर है। अब अगर पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर है तो आपको पूरा एकदम पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर फिट करना पड़ेगा यहाँ पे। अब देखो मोर कर दोगे तो ये कंपैरेटिव हो जाएगा। ऊपर अगर आप नोटिस करोगे तो भाई गलती दे रखी है, क्यों, क्योंकि स्ट्रक्चर पूरा नहीं है। एज डॉट डॉट एज वाला स्ट्रक्चर लग सकता है, दो स्ट्रक्चर होते हैं ना, एक तो सो डॉट डॉट एज वाला होता है और एक एज डॉट डॉट एज वाला होता है। अब आप देखो एग्जामिनर कौन सा बनवा रहा है आपसे, एज यहाँ पर तो दे रखा है लेकिन आपको यहाँ पे या तो सो देगा आप या एज देगा, तो आपको तो एज वाला दे रखा है ना, तो यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा बी वाला ऑप्शन। ठीक है भाई, तो नॉर्मली आपको चीज़ें चेक करनी आनी चाहिए बस। तो ये CHSL में क्वेश्चन पूछा गया था। बस मेरे प्यारे साथी, एडजेक्टिव के अंदर अगर आप इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, इतनी अगर चीज़ें आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीज़ों को कर पाएंगे। एडजेक्टिव चैप्टर के आप ये मान के चलिए, अगर पेपर में आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप 9 क्वेश्चन को बनाने के योग्य हो गए। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप 10 में से 10 क्वेश्चन कर देंगे, क्योंकि एक दो क्वेश्चन ऐसा हो जाता है कभी कभी कि वो आपको एकदम से समझ में नहीं आएगा और हो सकता है कि आप उस टाइम पे उसको गलत लगा दें। तो आप ये मान के चलिए कि मैंने आपकी इतनी प्रैक्टिस एडजेक्टिव की करा दी है टॉपिक वाइज के अंदर, इतनी तरीके से मैंने आपको चीजें करा दी हैं कि 10 में से आप 9 क्वेश्चन बनाने लायक हो चुके हैं। ठीक है भाई, चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे भाई।